हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट्स। हमने एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, दैट इज़ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उसमें हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की यूनिट स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हमने एनाटमी, फिजियोलॉजी, उसकी कार्डियक साइकिल्स, ब्लड प्रेशर, इनके बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसका डिजीज पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहली डिजीज कंडीशन है हाइपरटेंशन। ये बिल्कुल बेसिक डिजीज कंडीशन है हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। It is a most common disease of cardiovascular system in which there is a constant elevation of BP, that is more than 140 mmHg systolic and more than 90 mmHg diastolic। ये हमारी मतलब सीवीएस की सबसे मोस्ट कॉमन, जो मैंने बताया, सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज कंडीशन होती है, जिसमें कांस्टेंट बीपी का एलिवेशन हुआ रहता है। कितना हुआ रहता है? सिस्टोलिक बीपी तो 140 से ऊपर एंड डायस्टोलिक बीपी 90 से ऊपर हो जाता है। दिस डिजीज आल्सो नोन है साइलेंट किलर। इस डिजीज को साइलेंट किलर भी नाम से भी जानते हैं, मोस्टली क्योंकि मोस्टली एसिम्टोमेटिक होती है ये हाइपरटेंशन डिजीज कंडीशन। इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन आती है, बीपी क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है। पहली क्लासिफिकेशन भाई, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है भाई? 120 टू 80 mm ऑफ एचजी, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन किसे बोल लेंगे? जब सिस्टोलिक बीपी तो 121 से 139 mmHg तक हो जाए, और जो डायस्टोलिक बीपी था हमारा वो 81 से 89 तक पहुंच जाए, तो उसे हम प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन बोल लेंगे। हाइपरटेंशन कंडीशन कब बोल लेंगे? जब सिस्टोलिक बीपी 140 से ऊपर बढ़ जाए और डायस्टोलिक बीपी हमारा 90 से ऊपर बढ़ जाए या फिर उसके बराबर भी हो जाए, तो हम उसे हाइपरटेंशन बोल लेंगे। अब हाइपरटेंशन की स्टेजेस आती हैं, वो कौन कौन सी? स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में जो सिस्टोलिक बीपी है वो 140 से 159 mm ऑफ एच हो जाता है, और डायस्टोलिक बीपी हमारा 90 से 99 mm ऑफ एच हो जाता है। ये हमारी स्टेज फर्स्ट हो गई ऑफ हाइपरटेंशन। एंड स्टेज सेकंड ऑफ हाइपरटेंशन में बीपी कितना बढ़ जाता है? वो 160 से 179 mm ऑफ एच हो जाता है, 160 टू 179 mm ऑफ एच सिस्टोलिक बीपी, and 100 to 109 is our diastolic BP in case of stage second hypertension। ठीक है। अब हाइपरटेंशन क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या हो जाता है? जब बीपी हमारा सिस्टोलिक बीपी 180 या फिर उससे ऊपर हो जाए एंड डायस्टोलिक बीपी हमारा 110 या फिर उससे ऊपर हो जाए, तो हम उसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस में भी दो स्टेज हैं, एक तो अर्जेंट एंड दूसरी है इमरजेंट। अर्जेंट में क्या होता है? जब बीपी 180 या फिर उससे ऊपर हो जाए सिस्टोलिक बीपी, एंड और डायस्टोलिक बीपी अगर 110 से ऊपर या फिर 110 भी हो जाए, तो उसको अर्जेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलेंगे। लेकिन इसमें ऑर्गन डैमेज नहीं होता इन अर्जेंट कंडीशन। इमरजेंट कंडीशन में कंडीशन यही रहती है बीपी की, भाई 180 से ऊपर और डायस्टोलिक बीपी 110 से ऊपर, लेकिन इसमें ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे इमरजेंट कंडीशन बोलेंगे ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या क्या था ये? एक तो सबसे पहले नॉर्मल बताया, फिर प्री हाइपरटेंसिव जिसमें 139 तक पहुंच गया था बीपी। हाइपरटेंशन में 140 और 90, स्टेज फर्स्ट में 140 से 159 सिस्टोलिक और 90 से 99 डायस्टोलिक। स्टेज सेकंड में 160 टू 179 हमारा सिस्टोलिक बीपी हो गया था, और डायस्टोलिक बीपी हमारा 100 टू 109 mm ऑफ एच। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस बताया 180 से ऊपर तो डायस्टोलिक बीपी एंड 110 से ऊपर हमारा सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी, सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में सिस्टोलिक बीपी तो 180 से ऊपर और डायस्टोलिक बीपी हमारा 110 से ऊपर। इसमें दो कंडीशन, अर्जेंट एंड इमरजेंट। अर्जेंट में 180 से ऊपर सिस्टोलिक, 110 से ऊपर डायस्टोलिक, उसमें ऑर्गन डैमेज होता नहीं है। इमरजेंट और इमरजेंसी में हमारा ऑर्गन डैमेज हो जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोज, कोज के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है? पहला हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन, वो क्या होता है? व्हेन द कोज इज इडियोपैथी, मतलब जो कोई अननोन कोज होता है, अननोन कोज की वजह से जब कोई बीपी हमारा बढ़ता है, हाइपरटेंशन कंडीशन हो जाती है, तो उसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? व्हेन कोज इज नोन, दैट इज क्रोनिक किडनी डिजीज। मतलब अगर हमें अगर किसी पर्सन में हाइपरटेंशन हो रहा है, उसमें अगर कोज का नहीं पता तो वो है प्राइमरी हाइपरटेंशन। लेकिन अगर हमें उसका कोज का पता है, भाई बीपी क्यों बढ़ रहा है, तो वो था हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज में हमारा बीपी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा बेनाइन हाइपरटेंशन। बेनाइन हाइपरटेंशन में क्या होता है? जो हमारा सिस्टोलिक बीपी होता है वो 200 से ऊपर हो जाता है, और जो हमारा डायस्टोलिक बीपी होता है वो 120 mm ऑफ एच से ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन इसमें बट नो ऑर्गन डैमेज, लेकिन इसमें कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होता बिनाइन हाइपरटेंशन में। फिर आता है हमारा मलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसमें क्या होता है? जो हमारा बीपी होता है वो सिस्टोलिक बीपी तो हमारा 220 से ऊपर बढ़ जाता है, एंड आवर डायस्टोलिक बीपी हमारा 120 से ऊपर बढ़ जाता है, और इसमें ऑर्गन डैमेज भी होने लग जाते हैं, उसे मलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं।
ठीक है। फिर आता है हमारा व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है? व्हेन द क्लाइंट बीपी रेज मोर देन नॉर्मल आफ्टर मीटिंग विद द हेल्थ पर्सनल विद वाइट कोट एंड एक्सपोजर टू हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। जब मतलब वाइट कोट हाइपरटेंशन वो होता है जब किसी पर्सन में बीपी रेज हो जाता है नॉर्मल अगर मान लो किसी पर्सन में नॉर्मल बीपी है और वो बढ़ जाए, कब बढ़ जाए? जब या तो कोई डॉक्टर से मिले या फिर कोई वाइट कोट पर्सन मतलब कोई भी हेल्थ केयर पर्सनल से मिलता है या फिर कोई हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में जाता है तो उसका बीपी बढ़ जाता है, उसे हम वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ कोज एंड स्टेजेस, ठीक है, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा है भाई कितना mm ऑफ Hg हमारा सिस्टोलिक हो जाता है और कितना हमारा डायस्टोलिक हो जाता है। अब उसके बाद आता है रिस्क फैक्टर। भाई हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला आता हमारा नॉन मॉडिफाइबल और अगला आता हमारा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ठीक है। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में कौन कौन, नॉन मॉडिफाइबल में कौन से, मतलब जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें क्या क्या, ना तो हम एज को चेंज कर सकते, ना सेक्स को, ना फैमिली हिस्ट्री को चेंज कर सकते, ना कोई हमारी रेस को चेंज कर सकते। ये हमारे हो गए नॉन मॉडिफाइबल, मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब मॉडिफाइबल में मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन। हाइपरलिपिडीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं, भाई लिपिड बढ़ रहा है बॉडी में तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अल्कोहल एंड स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी कोज करते हैं हाइपरटेंशन को। ओबेसिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, क्रोनिक किडनी डिजीज, स्ट्रेस हो रहा हो स्ट्रेस को रिलीव करके, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो उसकी वजह से भी भाई वो हाइपरटेंशन होने लग जाता है। तो ये तो हो गए हमारे मॉडिफाइबल एंड दीज आर आवर नॉन मॉडिफाइबल जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। वो कि कौन कौन से होते हैं? भाई एसिम्टोमेटिक, मतलब कुछ भी सिम्टम्स हो सकता है, मतलब सिम्टम्स शो नहीं करती बॉडी हाइपरटेंशन कंडीशन में। तो पहला हमारा एसिम्टोमेटिक ही होता है। डिजीनेस हो सकता है पेशेंट को, हेड हैवीनेस, भाई सिर का भारीपन होना हाइपरटेंशन में, वर्टिगो, गिडीनेस, मतलब थोड़े चक्कर आना, ये हमारे हाइपरटेंशन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अब वो बात आती है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की आती है हमारी। उसमें क्या करते हैं? एक तो हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, भाई फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। फैमिली हिस्ट्री में भाई किसी और कोई फैमिली मेम्बर को कोई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जैसे हेरिडिटी भी नहीं है, भाई किसी को जैसे उसके पिता को उसके दादाजी को भाई हाइपरटेंशन कंडीशन हो ना, ऐसे हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें 5 स्टेप होते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, ये स्टेप होते हैं हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर आता है हमारा ABPM जिसको बोलते हैं एम्बुलेटिंग बीपी मॉनिटर। ABPM को एम्बुलेटिंग बीपी मॉनिटर भी बोलते हैं। इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर 24 आवर्स बीपी। मतलब एक डिवाइस होती है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर, एक डिवाइस होती है जो हमारा 24 घंटे के लिए हमारा बीपी मेजर करती है जब हम एम्बुलेट करते रहते हैं। अगला डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का हमारा टेस्ट है ECG। हम उसमें ECG करते हैं पेशेंट में। फिर अगला आता हमारा होल्टर मॉनिटरिंग। ये क्या होती है? ये 24 घंटे के लिए होती है। डिवाइस विच इज यूज टू असेस कार्डियक रिदम, रूल आउट हाइपरटेंशन। मतलब ये एक डिवाइस होती है जैसे एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग में हम क्या कर रहे थे भाई, 24 घंटे का उसका बीपी मेजर कर रहे थे जब पेशेंट घूमता हुआ रहता है तब। अब होल्टर मॉनिटरिंग में क्या कर रहे थे हम कार्डियक की हार्ट की रिदम को मेजर कर रहे थे, असेस कर रहे थे फॉर 24 आवर्स। ये मतलब पेशेंट की एक डिवाइस लगा दी जाती है बॉडी पर जो कि 24 आवर्स उसके साथ रहेगी। उसमें पूरा रिकॉर्ड बन के आएगा, पूरा ग्राफ बन के आएगा, जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई किसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है, हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है। अब लैब डाटा अगला आता है हमारा। लैब टेस्ट से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं भाई? सीरम कोलेस्ट्रॉल का हम लैब डाटा करते हैं, उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं जो कितना होना चाहिए हमारा। ये सब नॉर्मल वैल्यू दी गई है हमारी, नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ये टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए हमारा, 200 mg/dl से कम होना चाहिए। फिर ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू देखेंगे जो कि हमारी 150 mg/dl से कम होनी चाहिए। फिर LDL या फिर VLDL जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल एंड इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल। इनकी वैल्यू देखते हैं। अब LDL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये हमेशा 100 से कम होनी चाहिए। एंड HDL जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वैल्यू 50 mg/dl से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों है? क्योंकि ये फैट को लीवर से ब्लड में डिपॉजिट कर देता है, मतलब ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट कर देता है, जिससे ब्लड वेसल्स का डायमीटर डिक्रीज हो जाता है और हाइपरटेंशन कोज हो जाता है। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फैट को ब्लड से लीवर में डिपॉजिट करता है, जिसकी वजह से डायमीटर बढ़ जाता है और हाइपरटेंशन की कंडीशन खत्म हो जाती है। तो HDL इज आवर गुड कोलेस्ट्रॉल जिसकी वैल्यू 50 mg/dl से ऊपर होनी चाहिए। एंड LDL एंड VLDL हमारा होते हैं
बैड कैलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये लीवर से ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट करते हैं फैट को, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 100 mgdl से भी कम। एलडीएल की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लाइव प्रोटीन, एंड एसडीएल की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लाइव प्रोटीन। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। एंड एलडीएल की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। ये हमारी फुल फॉर्म होगी एलडीएल। एंड वीएलडीएल थी हमारी वेरी लो डेंसिटी लाइव प्रोटीन, एंड एचडीएल थी हमारी हाई डेंसिटी लाइव प्रोटीन। ये हमारे हो गए लैब के टेस्ट भाई। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम, एलडीएल 100 से कम, और एचडीएल 50 से ज़्यादा। फिर ब्लड शुगर चेक करते हैं उसका, टीएफटी थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम यूरिया एंड क्रिएटिनिन देखते हैं। ये भी नॉर्मल वैल्यू दी गई है। यूरिया की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 8 से 25 mg/dl। 8 से 25 mg/dl हमारी नॉर्मल यूरिया की वैल्यू होती है। क्रिएटिनिन हमारी 0.6 to 1.2 mg/dl होती है, जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है। ये आरएफटी हम मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट में इसको चेक करते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या है, हाइपरटेंशन इज नॉट ए क्यूरेबल डिजीज बट कैन कंट्रोल। हाइपरटेंशन को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसका मैनेजमेंट के मेडिकल मैनेजमेंट आता है सबसे पहले। वो क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, दीज ड्रग्स दैट मिनिमाइज बीपी। जो बीपी को डिक्रीज करने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक ABCD से हम इनको पढ़ते हैं। एसी इनहिबिटर्स मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, किस पर काम करती है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर पर काम करती है। सेकंड हमारी बीटा ब्लॉकर्स, तीसरी हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और चौथी हमारी डायरेटिक्स। इन ड्रग्स का हम यूज करते हैं टू कंट्रोल बीपी, टू मिनिमाइज बीपी। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं। पहली कैटेगरी आती है हमारी एस इनहिबिटर्स की, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिव एंजाइम इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल में इसका फिक्स होता है प्रिल। कौन कौन सी एग्जांपल कौन से, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ठीक है। ये हमारे एस इनहिबिटर्स। इसकी किस इंडिकेशन क्या होती है, किस में इंडिकेटेड होते हैं, मतलब जिस पर्सन में डायबिटीज मेलाइटस हो विद रीनल इंजरी है, हाइपरटेंशन, मतलब किसी कंडीशन, कोई पेशेंट है उसमें हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रही है, और उसको क्या क्या है भाई, रीनल इंजरी भी हो रही है और डायबिटीज मेलाइटस भी हो रहा है, तो उसमें हम एस इनहिबिटर्स का यूज करते हैं अगर उसको हाइपरटेंशन है तो। इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो ड्राई कफ एंड हाइपरकैलीमिया। ड्राई कफ और में मोस्टली इसका साइड इफेक्ट होता है ड्राई कफ, एस इनहिबिटर्स का, और हाइपरकैलीमिया। अगली हमारी कैटेगरी है ARBs में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये हमारी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दवाई होती है। इनका सफिक्स होता है सार्टन, जैसे एग्जांपल है टेलमिसार्टन, लोसार्टन एंड ओल्मिसार्टन। ये हमारी सार्टन की सफिक्स है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो हाइपरकैलीमिया एंड हाइपर यूरिसीमिया, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। यूरिक एसिड इंक्रीज होगा तो हाइपर यूरिसीमिया करेगा। जैसे अगर कोई डाइटरी में हो रहा है तो उसको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। और ये ड्रग डिजीज सेकेंडरी, टेलमिसार्टन, ल्यूकेमिया, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ये हमारे यूरिक एसिड के बारे में बताया गया है। ये पॉइंट है भाई, किस किस कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। मेनली साइड इफेक्ट ऑफ ARBs आर हाइपरकैलीमिया एंड हाइपर यूरिसीमिया। ये हाइपर यूरिसीमिया के बारे में बताया गया है, ये बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कैटेगरी बीटा ब्लॉकर, जिसको हम बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोलते हैं। ये सिंपैथेटिक रिसेप्टर पर काम करता है, जो कि बीपी को स्पीड अप एंड हार्ट रेट को भी स्पीड अप कर देता है। तो इसको ब्लॉक कर रहे हैं तो ब्लॉक करेगा तो बीपी डिक्रीज होगा, हार्ट रेट भी डिक्रीज होगी, तो इसलिए हम बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं। जो बीटा 1 होता है वो तो काम करता है हमारे हार्ट्स के ऊपर, और जो बीटा 2 होते हैं वो हमारे करते हैं लंग्स के ऊपर काम करते हैं। याद करने, क्योंकि लंग्स हमारे 2 होते हैं, तो बीटा 2 जो कि लंग्स पे काम करता है, हार्ट हमारे 1 होता है, तो बीटा 1 जो कि हमारे हार्ट के ऊपर काम करता है। बीटा ब्लॉकर मतलब बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसका सफिक्स होता है लोल, जिससे एग्जाम्पल है मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल, प्रोपेनोलोल और लाबेटालोल। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं बीटा ब्लॉकर्स के। इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन सी इसकी हम इससे पढ़ते हैं। ए से अस्थमा, ठीक है। बी से ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। सी से COPD, डी से डायबिटीज मेलाइटस, ई से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेटर होते हैं भाई। हम कब बीटा ब्लॉकर्स को यूज नहीं करते, ABCD से हम याद रखते हैं। ए से अस्थमा, बी से ब्रेडिकार्डिया, सी से COPD, डी से डायबिटीज मेलाइटस एंड ई से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। ये हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो गई ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। अगली कैटेगरी हमारी एंटी हाइपरटेंसिव की, वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। दीज एजेंट्स एक्ट ऑन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये हार्ट पर और ब्लड वेसल्स पर एक्ट करती हैं।
एजेंट्स ब्लॉक कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट ऑन हार्ट एंड वेसल्स दैट इज पेरिफेरल। मतलब ये जो हमारे कैल्शियम के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में और ब्लड वेसल्स में, उनको ब्लॉक कर देती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी की ड्रग्स हैं। इसका फिक्स होता है डिपिन, एग्जाम्पल है एम्लोडिपिन, निफेडिपिन एंड क्लिनिडिपिन। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो पेडल एडिमा कोज करता है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दूसरा करता है हमारा ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन। इसका ट्रीटमेंट है अवॉइड सडन चेंज ऑफ पोजीशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन ये होता है भाई, अगर पेशेंट लेटा हुआ है, अगर वो एकदम से खड़ा होकर चलेगा तो उसको हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा और चक्कर खा के गिर जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट है भाई उसको अवॉइड सडन चेंज, मतलब पोजीशन के अवॉइड सडन चेंज को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, तीसरा साइड इफेक्ट है हमारा पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, इसमें दो टाइप आते हैं, एक तो ट्रांसुडेट एक एक्सुडेट। इनमें डिफरेंस बताया गया है। ट्रांसुडेट क्या होता है? तो ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है और एक्सुडेट हमारा ट्रांसपेरेंट फ्लूइड नहीं होता। ये इसमें ट्रांसुडेट फ्लूइड में ऑस्मेटिक प्रोसेस डिक्रीज होने की वजह से होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रोसेस इंक्रीज होने की वजह से होता है। ये इन्फ्लामेशन और लिम्फेटिक होता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। इसमें पिटिंग एडिमा होता है ट्रांसुडेट में, एंड जो एक्सुडेट हमारा फ्लूइड है उसमें नॉन पिटिंग एडिमा होता है। ये एक बार आप दोबारा पढ़ लेना इस पूरे चार्ट को, इन दोनों में डिफरेंस बताया गया है। तो ये थी, और चौथी थी हमारी डायूरेटिक्स कैटेगरी की ड्रग्स, जिसको हम बीपी को डिक्रीज करने के लिए भी यूज करते हैं। तो मेनली एंटी हाइपरटेंसिव कौन कौन सी हुई? एक तो हमारी हो गई भाई ये एस इनिबिटर्स, जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोल रहे थे। इसके एग्जांपल बताए, इंडिकेशन बताई, साइड इफेक्ट बताए। फिर एआरबीज के बारे में पढ़ा, इनके एग्जांपल, साइड इफेक्ट, सफिक्स। फिर बीटा ब्लॉकर, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताई, कब कब नहीं देते। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके साइड इफेक्ट बताए और एग्जाम्पल बताए। अब डायूरेटिक्स, इनको इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हम डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। दैट इज यूरिन आउटपुट 1 ml पर मिनट ये होना चाहिए। अब डायूरेटिक्स की कैटेगरी को पढ़ते हैं, ये कौन कौन सी होती हैं। पहली हमारी लूप डायूरेटिक्स, दूसरी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, तीसरी थियाजाइड डायूरेटिक्स, चौथी ओस्मोटिक डायूरेटिक्स एंड पांचवी हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ये हमारी डायूरेटिक्स की कैटेगरीज हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लूप डायूरेटिक्स को। दीज एक्ट ऑन लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले कौन सी में करता है? ये असेंडिंग लूप पर करता है। कौन से पार्ट पर? थिक पार्ट पर। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले पर लूप डायूरेटिक्स काम करती हैं। एग्जांपल क्या है? फुरेसेमाइड, जिसको हम लेसिक्स नाम से जानते हैं, टोरेसेमाइड, जिसको हम डाइटोर नाम से जानते हैं। इसका साइड इफेक्ट है हाइपोकैलिमिया, पोटेशियम को ये डिक्रीज कर देता है। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और इसका दूसरा साइड इफेक्ट है टाइनीटाइटिस, जिसको ये मतलब ये ऑटोटॉक्सिक ड्रग भी होती है। डायूरेटिक में पहली पढ़ रहे हैं हम लूप डायूरेटिक। ये कहाँ काम करती हैं? ये थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले पर काम करती हैं। इसका एग्जांपल फुरोसेमाइड एंड टोरेसेमाइड। साइड इफेक्ट है इसका टाइनीटिस एंड हाइपोकैलिमिया, मतलब पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज कर देती है। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल क्या होता है? 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमारा नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है। अगली कैटेगरी हमारी डायूरेटिक की, वो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये कौन सी होती हैं? दी डायूरेटिक्स एक्ट्स ऑन डीसीटी, जो हमारा नेफ्रॉन का पार्ट होता है डीसीटी, उस पर ये काम करती हैं। एंड प्रिवेंट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बट नॉट पोटेशियम, मतलब ये वो जो हमारा वाटर होता है उसको रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करती है, बट पोटेशियम को प्रिवेंट नहीं करती, मतलब ये पोटेशियम को मेंटेन रखती है। एंड इसका एग्जांपल स्पायरोलैक्टोन। स्पायरोलैक्टोन इसका एग्जांपल है वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। इट हैव पोटेशियम स्पेयरिंग इफेक्ट। इसका साइड इफेक्ट क्या है? हाइपरकैलिमिया। अगर भाई मान लो ये पोटेशियम को ये उस एक्सक्रीट आउट नहीं होने देगी, पोटेशियम को बचाएगी, तो बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि वो भी खराब होता है। नॉर्मल क्या होता है? 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपरकैलिमिया का फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें। और दूसरा साइड इफेक्ट है हमारा गायनेकोमेस्टिया, जो कि इनलार्ज ब्रेस्ट इन मेल गायनेकोमेस्टिया होता है। ये अदर पॉइंट है ये कि भाई कौन कौन सी ड्रग्स से हमारा गायनेकोमेस्टिया हो जाते हैं। उसमें कौन कौन सी? तो डिजोक्सिन है, आइसोनियाजाइड है जो एंटी टीबी ड्रग है, स्पायरोलैक्टोन है जो हमारी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, सिमेटिडिन है, और हमारी ये एस्ट्रोजन हार्मोन है। ये हमारे गायनेकोमेस्टिया कोज कर देते हैं। अगली डायूरेटिक का टाइप हमारा थियाजाइड डायूरेटिक्स, जो कि एक्ट ऑन डीसीटी, नेफ्रॉन का पार्ट है डीसीटी, उसके ऊपर एक्ट करती है। हेल्प इन मिनिमाइज ब्लड प्रेशर बाय एक्सट्रैक्टिंग सोडियम एंड वाटर एंड पोटेशियम आल्सो। जो हमारी थियाजाइड डायूरेटिक्स है वो पोटेशियम को, सोडियम को, वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा बीपी भी डिक्रीज हो जाता है। इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरोथाइजिड, जिसको HCT नाम से जानते हैं, एंड क्लोरोथाइजिड, जिसको हम CTD के नाम से जान देते हैं। इसका सब मेनली साइड इफेक्ट होता है हाइपोकैलिमिया, मतलब पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज कर देता है। अगली हमारी डायूरेटिक का टाइप है, कैटेगरी है ऑस्मेटिक डायूरेटिक, जिसका एग्जांपल है मैनिटोल, जिसको मेनली हम इंक्रीज ICP में भी यूज करते हैं, या फिर सेरिब्रल एडिमा भी, सेरिब्रल
एडिमा में भी हम इसको यूज़ करते हैं मैनिटोल को, जो कि हमारी ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। फिर आती है हमारी लास्ट कैटेगरी कार्बनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल है एसेटाजोलामाइड। ये हमारी कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स डायूरेटिक्स है। इसमें हम सल्फर की एलर्जी को चेक करते हैं पेशेंट को देने से पहले। तो ये हो गए हमारी डायूरेटिक्स। कौन कौन सी? लूप डायूरेटिक्स, जिसका एग्जाम्पल था फुरेसमाइड, टोरेसमाइड, जो कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर काम कर रही थी और वो हाइपोकैलेमिया कोज कर रही थी, मतलब पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज कर रही थी। अगली है हमारी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जो कि जिसका एग्जाम्पल था स्पाइनोलैक्टोन, जो कि पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब कर रहा था और पोटेशियम के लेवल को बढ़ा रहा था। यही इसका साइड इफेक्ट था, हाइपरकैलेमिया। फिर अगली थी हमारी थियाजाइड डायूरेटिक्स, जो कि डीसीटी पर काम कर रही थी और भी कैसे मैनेज कर रही थी, सोडियम, वाटर एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करके। फिर इसका एग्जांपल था हाइड्रोक्लोरथायाजिड एंड क्लोरथायाजिड, जिसका साइड इफेक्ट था हाइपोकैलेमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होना। अगली कैटेगरी थी हमारी ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जिसका एग्जांपल था मैनिटोल। इसको मेनली हम इंक्रीज आईसीपी में भी यूज करते हैं और सेरिब्रल एडिमा में भी इसका यूज करते हैं। अगली कैटेगरी थी हमारी कार्बोक्सी अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, जिसका एग्जांपल था एसेटाजोलामाइड। ये दवाई देने से पहले हम सल्फर एलर्जी को चेक करते हैं। उसके बाद आती है हमारी नर्सिंग केयर। भाई हाइपरटेंशन के पेशेंट में हमारी नर्सिंग केयर क्या होती है? एक तो इनपुट आउटपुट चार्ट स्ट्रिक्टली, जो हमारा इनपुट एंड आउटपुट चार्ट होता है उसको हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे। वाइटल मॉनिटरिंग, वाइटल साइंस को हम मॉनिटर करेंगे। असेस फॉर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के लिए असेस करेंगे, क्योंकि हम डायूरेटिक्स दे रहे थे इसकी केयर में, मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट डायूरेटिक्स दे रहे थे, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ रहा था, जिससे पेशेंट में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम उसको असेस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग, स्पेशली किस किस को? पोटेशियम एंड सोडियम को हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि यही बात है, हम डायूरेटिक्स दे रहे थे एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे थे, जो कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी करती हैं, मेनली किस किस का? पोटेशियम एंड सोडियम को। तो इसको भी हम मॉनिटर करेंगे वेरी क्लोजली। अब डाइट कौन सी देते हैं हम हाइपरटेंसिव? इसको देते हैं, बोलते हैं डैश डाइट। डैश डाइट क्या होती है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये हमारी डैश डाइट होती है, जिसमें हम लो सोडियम डाइट देते हैं एंड लो फैट डाइट देते हैं हम पेशेंट को। कौन कौन सी डैश डाइट में? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, लो सोडियम डाइट एंड लो फैट डाइट। अब एक्सरसाइज बताते हैं पेशेंट। भाई एक्सरसाइज कौन सी? एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो हमारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स थे उनको हमें मॉडिफाई करना है, जिसमें क्या कहते हैं? हाइपरलिपिडीमिया, कोई थायराइड का डिसऑर्डर हो, वेट ज़्यादा बढ़ रहा हो, ओबेसिटी हो रही हो, या फिर स्ट्रेस हो, रिनल की कोई कंडीशन हो, ऐसे ये थी हम इनको मॉडिफाई करेंगे। किस किस से? रिलैक्सेशन टेक्निक से एंड योगा से और रूटीन एक्सरसाइज प्रोग्राम की हेल्प से। ठीक है, ये था हमारा हाइपरटेंशन का टॉपिक। इसमें हमने ये सभी चीज़ें पढ़ी हैं। हाइपरटेंशन की पढ़ा, हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन पढ़ी, नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज 2, स्टेज सेकंड, हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन विच अर्जेंट एंड इमरजेंट, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, बेनाइन हाइपरटेंशन, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड वाइट कोट हाइपरटेंशन। ये तो हो गए हमारे टाइप्स। फिर हमने रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ा, जिसमें नॉन मॉडिफाइबल एंड मॉडिफाइबल थे। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में पढ़ा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में, जिसमें ये लैब वैल्यू पढ़ी हमने लिपिड की, कोलेस्ट्रॉल की, जिसमें टोटल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, इनके बारे में पढ़ा। भाई क्या होते हैं, भाई कैसे ये काम करते हैं, कैसे फैट को डिपॉजिट करते हैं ब्लड वेसल्स में या फिर लीवर में, और इनकी फुल फॉर्म क्या है। थायराइड फंक्शन पढ़ा, आरएफटी। फिर मेडिकल मैनेजमेंट या हाइपरटेंसिव ड्रग्स में कौन कौन सी? एक तो एस इनहिबिटर्स। अगली पढ़ी हमने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अगली पढ़ी हमने बीटा ब्लॉकर्स, इनकी कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसके साइड इफेक्ट्स, इसके एग्जांपल्स, इसके टॉपिक्स हमने सभी पढ़ी हैं डिटेल में। अब अगर समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से वीडियो देख लेना, और इसकी इन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगली कैटेगरी थी हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर थी हमारे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में क्या कौन कौन सी थी? लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, थियाजाइड डायूरेटिक्स, ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। फिर इनको एक्सप्लेन किया था हमने। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, दैट इज हाइपरटेंशन। थैंक यू।